नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि किसी व्यवसाय के लिए लेखाकर्म की आवश्यकता है जबकि अंकेक्षण विलासिता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रश्न एक बार पुनः। किसी व्यवसाय के लिए लेखाकर्म की आवश्यकता है जबकि अंकेक्षण विलासिता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम इस कथन को पूरा एक दृष्टि में देखते हैं, यानी संक्षिप्त रूप में देखते हैं। फिर उसके पश्चात हम बारी बारी से इस कथन को तोड़ तोड़कर विस्तृत रूप में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक दृष्टि में देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात समाज की काया पलट हुई है, व्यवसायिक जीवन में प्रगति हुई है, कंपनियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, व्यापार का पैमाना बढ़ा है, जिसके कारण लेखाकर्म के कार्य को सभी व्यक्ति जरूरी मानते हैं। ठीक है, जहाँ तक अंकेक्षण को विलासिता मानने का प्रश्न है, वास्तव में अंकेक्षण को उस स्थिति में विलासिता कहा जा सकता है जब व्यापार का पैमाना छोटा होता है, लेन देनों की मात्रा कम होती है, मालिक स्वयं व्यापार की देखरेख करता हो, देखभाल करता हो। यानी जब व्यापार छोटा हो, लेन देनों की मात्रा कम हो, मालिक स्वयं उसकी देखभाल कर सकता हो, तो ऐसी स्थिति में उस दुकान के लिए, उस व्यवसाय के लिए अंकेक्षण को विलासिता माना जाता है। ठीक है, लेकिन आज के युग में यानी वर्तमान में व्यवसाय का स्वरूप दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है, लेन देनों की मात्रा बढ़ती जा रही है तथा मालिक की कर्मचारियों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। ठीक है, दिन प्रतिदिन ऐसी स्थिति में अंकेक्षण को विलासिता कहना बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है, यह तो आवश्यकता है उसके लिए, क्योंकि जब व्यवसाय बड़ा हो रहा है ना, लेन देन की मात्रा बढ़ रही है, मालिक की कर्मचारियों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, क्योंकि वह सारे खातों को एक साथ संभाल तो सकता नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अंकेक्षण को जरूरी होता है उसको व्यवसाय के लिए, है ना। ऐसी स्थिति में अंकेक्षण को विलासिता कहना बुद्धिमानी नहीं होती है, क्योंकि कौन कर्मचारी या कोई से क्या गलती हो रही है, क्या अशुद्धि हो रही है, कहीं व्यापार में घाटा तो नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा तो नहीं जो छल कपट कर रहा हो, यह सब अंकेक्षण के द्वारा आसानी से मालूम हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यवसाय में जो बड़े हैं उनके लिए अंकेक्षण आवश्यक होता है। इसीलिए कंपनियों का अंकेक्षण तो विधान द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम इसको विस्तृत रूप में यानी उस कथन को तोड़ तोड़ कर देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले पहले कथन को, यानी किसी व्यवसाय के लिए लेखाकर्म की आवश्यकता। ठीक है, एक समय था जब व्यापार छोटे पैमाने पर थोड़ी पूंजी और कम कर्मचारियों की सहायता से चलाया जाता था। उस समय लेन देनों की मात्रा कम होने के कारण लेखाकर्म की आवश्यकता नहीं थी। यानी जब व्यापार छोटा होता था, लेन देन कम होते थे, उस समय लेखाकर्म की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए उस समय के लोग लेखाकर्म को विलासिता समझते थे। परंतु औद्योगिक काल के पश्चात व्यापार के स्वरूप में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। ठीक है, एकाकी व्यापार, साझेदारी संस्थाएं और बड़ी मात्रा में पूंजी के लिए मिश्रित पूंजी कंपनियों का जन्म हुआ। फलस्वरूप लेन देन बढ़े और लेखाकर्म का प्रयोग आवश्यक हो गया। ठीक है, लेखाकर्म की अनिवार्यता के संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। यानी इसके लिए निम्नलिखित तर्क इसलिए दिए जा सकते हैं कि लेखाकर्म की किसी व्यवसाय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सबसे पहला कथन है कि स्मरण शक्ति की सीमा, यानी जब लेन देनों की यानी ट्रांजैक्शन की संख्या अधिक हो जाती है तो उनको लंबे समय तक याद नहीं रखा जा सकता। इसी कारण उनको लिखना आवश्यक होता है, और अगर आपको लेन देनों को लिखना है तो आपको लेखाकर्म की आवश्यकता तो अवश्य पड़ेगी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2, यानी लाभ हानि को ज्ञात करना। यानी लेखाकर्म की अनिवार्यता के लिए एक यह भी तर्क दिया जा सकता है, लाभ हानि को ज्ञात करना। यानी व्यापार में लाभ हुआ है कि नहीं या हानि हुई है, इसको अगर सही और उचित तरीके से जानना है तो लेखाकर्म की मदद अवश्य लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब तर्क नंबर 3, ख्याति एवं कार्यक्षमता में वृद्धि। सबसे पहली बात,
कि हर व्यावसायिक संस्था की गुडविल यानी ख्याति लेखाक्रम की सही पद्धति पर काफ़ी मात्रा में निर्भर करती है। अगर कोई व्यक्ति संस्था को देखने आता है तो वह सबसे पहले खातों को देखता है कि वे खाते जो हैं वो अकाउंटेंसी की नियम प्रणाली के अनुसार बनाए गए हैं कि नहीं। ठीक है, और यह सही भी है कि वास्तव में अगर आप व्यवसाय की कार्यक्षमता का अनुमान लगाना चाहते हैं, ठीक है, और उसकी क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं कि उसका वीक पॉइंट क्या है जिससे और उसकी प्रोडक्शन यानी उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके, तो लेखाक्रम की आवश्यकता तो अवश्य पड़ेगी। ठीक है। तर्क नंबर 4, चालू वर्ष के परिणामों की गत वर्ष से तुलना। यानी कभी कभी क्या होता है कि व्यापार का मालिक या कोई अन्य व्यक्ति व्यापार की प्रगति देखने के लिए कि पिछले साल कितना लाभ हुआ था या हानि हुई थी और इस साल कितना हुआ है, दोनों की तुलना करता है। और जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा मेहनत और लगन से कार्य किया है तो वह अपने व्यापार को ऊपर उठाने में वह पिछले वर्ष की इस वर्ष से तुलना अवश्य करेगा कि पिछले साल से अपेक्षा इस साल हमने ज़्यादा मेहनत की है तो इस साल कितना लाभ हुआ है पिछले साल की अपेक्षा, क्या गलतियां हमने पिछले साल की थी, क्या हमने इस समय किया है और क्या आगे सुधारने की और ज़रूरत है जिससे और अधिक व्यापार की सीमा बढ़ाई जा सके, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, उसका लाभ बढ़ाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में लेखाक्रम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए अकाउंटेंसी जो है इसमें बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 यानी भविष्य की योजना बनाने में सहायक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भविष्य में व्यापार किस प्रकार चलाया जाए, उसमें क्या क्या परिवर्तन किए जाएं और कौन कौन सी योजनाएं लागू की जाएं, यह सब जानने के लिए लेखाक्रम की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। ठीक है, इसलिए किसी व्यवसाय में ऐसा सब करने के लिए, भविष्य की योजना बनाने के लिए अकाउंटेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं तर्क नंबर 6, न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रयोग में आना। यानी लेनदारों को रुपया देने के लिए और देनदारों से रुपया लेने के लिए कई मुकदमे यानी वाद चलते रहते हैं, जिसके लिए लेखा पुस्तकों का प्रमाण स्वरूप प्रयोग किया जाता है। इसलिए यदि लेखाक्रम यानी अकाउंटेंसी सुचारू रूप से यानी खाते जो हैं सुचारू रूप से रखे गए हैं तो न्यायालय उस पर विश्वास कर लेता है। ठीक है, इसीलिए न्यायालय में इन खातों को प्रमाण के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। इसीलिए ऐसा करने के लिए लेखाक्रम की आवश्यकता यानी अनिवार्यता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं तर्क नंबर 7 यानी कर निर्धारण में सहायक। यानी आयकर और उत्पादन कर तथा अन्य करों की राशि का निर्धारण करने में भी लेखाक्रम का बहुत अच्छा योगदान है। इसीलिए लेखों को रखा जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेखों का रखा जाना बहुत ज़रूरी होता है। और लेखों को कैसे रखेंगे, जब आप लेखाक्रम की पद्धति का सही पद्धति का उपयोग करेंगे तब यह कर निर्धारण में सहायक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तर्क नंबर 8 यानी दिवालिया घोषित करने में सहायक। यानी यदि व्यापारी अपनी देनदारियों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो कानून के अंतर्गत वह अपने आप को दिवालिया घोषित करा सकता है। इसके लिए लेखा पुस्तकों से यह देखा जाएगा, उनको चेक किया जाएगा कि वह वास्तव में उसकी स्थिति जो है दिवालिया जैसी है कि नहीं। इसलिए लेखा पुस्तकें जो हैं दिवालिया घोषित कराने में सहायक होती हैं। ठीक है, इसलिए लेखाक्रम की बहुत ज़्यादा किसी व्यवसाय में, किसी कंपनी या संस्था में बहुत आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं तर्क नंबर 9 यानी व्यापार का विक्रय करने में सहायक। ठीक है, यानी जब किसी व्यापार को बेचना हो तो व्यापार के विक्रय के मूल्य का निर्धारण लेखा पुस्तकों में दिखाए गए शेषों पर निकाला जाता है। और यदि लेखा पुस्तकें रखी नहीं जाएंगी तो व्यापार का मूल्य ज्ञात करने में कठिनाई होगी। इसीलिए लेखों का रखा जाना बहुत आवश्यक होता है किसी व्यापार के विक्रय में। ठीक है, अब आगे देखते हैं अंकेक्षण एक विलासिता। अब हम इस कथन के आशय को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि आधा हमने पहले समझ लिया है, लेखाक्रम की आवश्यकता को हमने जान लिया है। अब अंकेक्षण एक विलासिता है, इस कथन को
जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। अंकेक्षण की आवश्यकता एवं उपयोगिता का अध्ययन करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अंकेक्षण आवश्यक है, किंतु इसके विपरीत ऐसी विचारधारा भी है कि अंकेक्षण विलासिता है। सच पूछा जाए तो ये दोनों विचारधाराएं अपने अपने स्थान पर उचित हैं। ठीक है, कि अंकेक्षण जो है विलासिता है और अंकेक्षण आवश्यक भी है। यानी एक विचारधारा ये और एक विचारधारा ये। ठीक है, ये दोनों विचारधाराएं अपने अपने स्थान पर उचित हैं। ठीक है, अब हम इसको यानी अंकेक्षण की विलासिता होने के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं कि इनसे अंकेक्षण जो है विलासिता है। इनसे यह माना जा सकता है कि अंकेक्षण जो है विलासिता है उस व्यवसाय के लिए। ठीक है, पहला तर्क अधिक व्ययी होना यानी अधिक खर्चीला होना। इसको इस प्रकार जानते हैं, यानी अंकेक्षण कराने के लिए एक योग्य एवं प्रशिक्षित अंकेक्षक को नियुक्त किया जाता है, उसको बुलाया जाता है अपने व्यवसाय को चेक कराने के लिए, उसकी त्रुटियां और अशुद्धियां जानने के लिए। ठीक है, जिसको यानी जिस ऑडिटर को बुलाया जाता है उसको पारिश्रमिक भी देना होता है, उसको वेतन भी देना होता है। ठीक है, और उसका जो वेतन होता है बहुत अधिक होता है, इसलिए छोटे व्यापारी इस खर्चे को सहन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए छोटे व्यवसाय के लिए अंकेक्षण को विलासिता माना गया है। ठीक है, तर्क नंबर 2, समय की व्यर्थता। यानी व्यापारी द्वारा ऑडिटर के लिए यानी अंकेक्षक के लिए विभिन्न प्रकार के विवरण बनाकर देने पड़ते हैं। जब कोई अंकेक्षक उस व्यापारी के खातों को यानी उसके संस्था को चेक करने के लिए आता है, ठीक है, तो उस व्यापारी को अंकेक्षक के लिए अनेक प्रकार के विवरण बनाकर देने पड़ते हैं और सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण भी देने होते हैं, जिन्हें तैयार करने में व्यापारी का काफ़ी समय व्यर्थ हो जाता है। अगर व्यवसाय छोटा है तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको भी अंकेक्षण की विलासिता ही माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तर्क नंबर 3 यानी औपचारिकताओं को पूरा करने में कठिनाई। ठीक है, व्यापारी द्वारा अंकेक्षक के लिए यानी जो उस दुकान में या उस संस्था में या उस व्यवसाय में जो कार्य कर रहा है वह व्यक्ति अंकेक्षक के लिए बहुत सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे प्रमाणकों यानी सर्टिफिकेट को डेट वाइज लगाना, लेनदारों एवं देनदारों की सूची तैयार करना, तलपट तैयार करना, विनियोग एवं संचय तथा बैड डेबिट यानी संदिग्ध ऋणों की सूची बनाना, ये सब बनाने पड़ते हैं। इसीलिए एक छोटे व्यापारी के लिए यह सब हानिकारक है, यह एक विलासिता है। ठीक है, अब बात करते हैं तर्क नंबर 4 यानी कर्मचारियों की कार्यक्षमता में कमी। ठीक है, अंकेक्षक की मांग पर कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देनी पड़ती हैं, जिसके कारण व्यावसायिक संस्था के कर्मचारी अपना कार्य समय पर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अंकेक्षण से व्यापारिक संस्था के कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी पड़ती है, क्योंकि वो इधर भी ध्यान देते हैं इधर भी देते हैं, तो दोनों तरफ एक जैसा ध्यान तो दे नहीं सकते। इसलिए जो है उनके पोटेंशियल में कमी आ जाती है, कार्यकुशलता में कमी आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं तर्क नंबर 6 यानी प्रतिष्ठा का प्रश्न। यानी छोटे व्यापारी के लिए अंकेक्षण कराना समाज में केवल उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। जैसे कोई छोटा व्यापारी है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वह अंकेक्षण कराए अपने व्यवसाय के लिए, अपने व्यापार के लिए, लेकिन अगर वो कराता है तो उससे उसकी समाज में जो है उसकी प्रतिष्ठा तो बढ़ जाएगी, लेकिन वह उसके लिए जरूरी नहीं था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी अंकेक्षण को विलासिता माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तर्क नंबर 6 यानी अंकेक्षण के बाद भी संतुष्टि नहीं। यानी अंकेक्षण कोई भगवान नहीं होता कि अगर वो कह दे तो वह पत्थर की लकीर है। ठीक है, इसलिए अंकेक्षण होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि खातों में कोई त्रुटियां नहीं है, अशुद्धियां, छल कपट अभी अब कोई रहे नहीं, हो सकता है कि अभी भी उससे कोई गलती हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं तर्क नंबर 7 यानी अगर मालिक स्वयं हिसाब किताब रखता है, यदि व्यवसाय का मालिक स्वयं हिसाब किताब रखता है तो अंकेक्षण वास्तव में उसके लिए एक विलासिता है। ठीक है, अब हम इसके लिए निष्कर्ष को पढ़ते हैं, जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं सभी बातों से कि यह अधिक व्यय होता है, समय की व्यर्थता है यानी समय खर्च होता है, फॉर्मेलिटी पूरी करने में कठिनाई होती है, छोटे
व्यवसाय के लिए कर्मचारियों की कार्यक्षमता में कमी पड़ती है, क्योंकि वो उस तरफ पड़ जाते हैं, उस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। प्रतिष्ठा का प्रश्न, यानी अपनी समाज में अपना रौब दिखाने के लिए लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद भी जब अंकेक्षण हो जाता है तब भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती है कि शायद अभी भी कोई गलती तो नहीं रह गई, ये भी होता है। अगर मालिक स्वयं हिसाब किताब रखता है तो ये सब कराने की ज़रूरत ही नहीं तो अगर ये सब कराता है तो अंकेक्षण उसके लिए विलासिता होता है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि छोटे व्यापारियों के लिए लेखाकर्म की आवश्यकता है, अंकेक्षण विलासिता है। समझ गए कि नहीं? छोटे व्यापारियों के लिए लेखाकर्म की आवश्यकता तो है, लेकिन अंकेक्षण जो है विलासिता है, क्योंकि लेखाकर्म वो रख लेंगे तो इससे खाते जो हैं, जब नियम के अनुसार खाते बनाएंगे तो व्यापारी खुद अपने आप जांच सकता है, लेकिन ऑडिटर को उसमें बुलाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है बहुत कम होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए लेखाकर्म की आवश्यकता है, लेकिन अंकेक्षण विलासिता है। परंतु बड़े व्यापारियों के लिए ऐसा नहीं है। आज के युग में बड़े पैमाने पर लाभ होने के कारण व्यापार का स्वरूप बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। व्यापार के बढ़ने के साथ साथ सौदों के लेन देन की मात्रा भी बढ़ रही है, यानी सौदों का लेन देन यानी ट्रांजैक्शन की मात्रा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और स्वामियों की कर्मचारी पर निर्भरता बढ़ रही है। जब स्वामी कर्मचारी पर निर्भर होगा तो कर्मचारी को भी अपना भरोसा जीतने के लिए उसे सही कार्य करना पड़ेगा, उचित और सच्चे तरीके से, वह उसमें गड़बड़ी ना करे, है ना। और संयुक्त पूंजी कंपनियों में भिन्न भिन्न स्थानों के अंशधारियों की पूंजी लगी होती है और उसका संचालन कंपनी के प्रबंध संचालकों के द्वारा होता है, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति में अंकेक्षण ना कराया जाए तो न केवल अंशधारियों को वरन राष्ट्र को भी हानि पहुंचेगी, जब यह बहुत बड़े व्यापारी होंगे। बड़े लेवल पे बात की जा रही है। यही कारण है कि कंपनियों का अंकेक्षण कंपनी अधिनियम के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी अंकेक्षण विलासिता नहीं है। इस कथन को हम जानने का प्रयास करेंगे, इसके आशय को समझने का प्रयास करेंगे कि अंकेक्षण विलासिता नहीं है क्यों, ठीक है। कुछ भी हो, अंकेक्षण विलासिता नहीं है। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यदि आकार छोटा है किसी व्यवसाय का, किसी संस्था का, है ना, आकार छोटा है तो उसका स्वामी इसे विलासिता कह सकता है। अंकेक्षण का विलासिता ना होना निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है, ठीक है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि किन तथ्यों से अंकेक्षण को विलासिता नहीं कहा जा सकता, कि अंकेक्षण विलासिता नहीं है, ठीक है। पहला तर्क, छल कपट का पता लगाने के लिए, क्योंकि हिसाब किताब जो है प्रायः जिनको तनख्वाह दी जाती है, जिनको सैलरी दी जाती है, उन कर्मचारियों के द्वारा लिखा जाता है। इसलिए उन्होंने खातों में यदि कोई छल कपट किया होगा या किया है तो उसका पता जो है ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण के द्वारा बाद में पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा तर्क, कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए, यानी जिन संस्थाओं में अंकेक्षण होता है यानी ऑडिटिंग होती है वहां के कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव रहता है। वे अपना कार्य बड़ी सावधानी से, ईमानदारी से करते हैं, इसलिए उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। तर्क नंबर 3, ख्याति में वृद्धि के लिए यानी जो अंकेक्षित खातों के प्रति व्यापारिक समाज को अधिक विश्वास होता है। लोग भरोसा कर लेते हैं कि अगर इस संस्था की ऑडिटिंग हुई है और उसका लाभ ये है तो लोग भरोसा कर लेंगे कि हाँ, इसका लाभ वास्तव में यही है, ठीक है। अतः व्यापार की ख्याति में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है जब ऑडिटिंग होती है। तर्क नंबर 4, दिवालिया घोषित होने में सहायक, यानी अंकेक्षित खाते दिवालिया को सहायक होते हैं, दिवालिया होने में सहायक होते हैं। अंकेक्षित लेखों को न्यायालय शीघ्र ही ऋण मुक्ति का आदेश दे देता है। पॉइंट नंबर 5, व्यापार विक्रय में सहायक, यानी अंकेक्षित खातों के आधार पर विक्रेता व्यापार को लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको अंकेक्षित खातों पर भरोसा होता है कि यह व्यापार लाभ में है कि नहीं, या हानि में है कि नहीं। जो खरीद रहा है यह सब बातों को अंकेक्षित खातों के आधार पर ही चेक करता है और उन पर आसानी से भरोसा कर लेता है, ठीक है। तर्क नंबर 7, ऋण प्राप्त करने में सहायक, यानी
अंकेक्षित खातों के आधार पर बैंकिंग संस्थाएं उस व्यापारी या उस संस्था को आसानी से ऋण दे देती हैं उस अंकेक्षित खातों को देखकर। ठीक है। तर्क नंबर 8, व्यापार की जानकारी देने में सहायक। अंकेक्षित खाते हमेशा व्यापार के सच्चा एवं उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं, यानी सच्चा और उचित रूप व्यापार का प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। अब हम इसके अगर निष्कर्ष की बात करें तो इसका निष्कर्ष वही होगा जो हमने पहले ही बात की थी। धन्यवाद।